हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने रंजीत सिंह की टीजीटी की बुक से लिया है। कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आप कितना स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? ऑप्शंस आर ए जॉन गोवर, बी विलियम लैंगलैंड, सी जोफ्री चौसर एंड डी बियोवुल्फ। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी जोफ्री चौसर। सेकंड क्वेश्चन, द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। वार ऑफ रोजेज कौन से पीरियड में इसमें हुई है? ए 1380 टू 1410, बी 1400 टू 1430, सी 1455 टू 1485 एंड डी 1425 टू 1455। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी 1455 टू 1485। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म एंड डी द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट बाय। जो स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए W.H. पेटर, बी चार्ल्स लैम्ब, सी मैथ्यू अर्नोल्ड एंड डी जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है बी चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 5, the first authorized version of King James Bible appeared in option A 1611, B 1612, C 1613 and D 1614। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज A 1611। देन क्वेश्चन नंबर 6, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन। चार्ल्स सेकंड का जो रेस्टोरेशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था हमें बताना है। ऑप्शंस ए 1655, बी 1660, सी 1665 एंड डी 1670। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1660। क्वेश्चन नंबर 7, द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज फाउंड इन। जो रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एसोनेंस, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफे एंड डी एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एसोनेंस। देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स 8 टू 12। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8, रास्कल्स एंड रॉक्स कैन रन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। ऑप्शन ए एसोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी अपोस्ट्रोफी एंड डी एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 8 एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आर जो बार बार रिपीट हो रहा है और जहाँ भी कोई जो कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम एलिट्रेशन लगाते हैं, वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। क्वेश्चन नंबर 9, टैलेंट इज एन एडोरमेंट इज ऑल्सो अ कंसीलमेंट। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ए एसोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी एंडीप्लोसिस एंड डी एंटीथेसिस। यहाँ देखिए आप, टैलेंट इज एन एडोरमेंट। अब ये लास्ट वाला जो वर्ड है इस वाली लाइन का एन एडोरमेंट, ये हमारी सेकंड लाइन की बिगिनिंग में आ गया है। टैलेंट इज एन एडोरमेंट, फिर एन एडोरमेंट इज ऑल्सो अ कंसीलमेंट। तो जब हम एक लाइन का जो लास्ट पोर्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम सेकंड लाइन के बिगिनिंग में रख देते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी ऑप्शन है दैट इज सी एंडीप्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेसेस।
अब ये जो लाइन है इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ऑप्शन ए एसोनेंस, बी एलिट्रेशन, सी एंडीप्लोसिस एंड डी अपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे ओ फेम को हमने अपोस्ट्रोफी किया है, संबोधित किया है। देन क्वेश्चन नंबर 11, टू gossip is a fault, to rebel a crime, to slander a sin. So A climax, B alliteration, C antiplosive and D apostrophe. So question number 11 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज A climax. Then question number 12, is this the phase that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? So ये जो लाइन है हमें इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ऑप्शंस आर ए क्लाइमैक्स, बी हाइपरबल, सी एंडीप्लोसिस एंड डी अपोस्ट्रोफी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी हाइपरबल। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। ये जो लाइन दी हुई है ये किसने बोली हुई है, ये हमें बताना है, कहाँ से ली है और किसने बोला है। सो वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। सो ये जो लाइन है हमें बतानी है कहाँ से ली गई है। ए मैकबेथ, मैकबेथ ने बोली है। बी हैमलेट प्ले से, हैमलेट ने बोली है। सी ट्वेल्थ नाइट, मालवोलियो ने बोली है। एंड डी टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो ने बोली है। सो द करेक्ट आंसर इज डी टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजिडी। सो ऐसा कोई ड्रामा जो शेक्सपियर ने लिखा है जिसमें बिल्कुल भी प्रोज नहीं है, सिर्फ लिरिक्स ही लिखी गई हैं और इसको लिरिकल ट्रेजिडी बोला जाता है। ए ट्वेल्थ नाइट, बी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सी रिचार्ड सेकेंड एंड डी सिम्बेलाइन। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी रिचार्ड सेकेंड। सो एक और है इसमें किंग जॉन, ये दोनों इसमें बिल्कुल भी प्रोज नहीं है। सो रिचार्ड सेकेंड, सी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, who speaks the following lines, I am a man more sinner against that sinning। सो ये जो लाइन्स है ये हमें बतानी है कहाँ से, कौन से प्ले से ली है और किसने बोला है। ऑप्शन ए हैमलेट इन हैमलेट, बी मैकबेथ इन मैकबेथ, सी किंग लियर इन किंग लियर एंड डी ओथेलो इन ओथेलो। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी किंग लियर इन किंग लियर। Question number 16, who speaks the following line in King Lear, the younger rises when the old doth fall। So option A King Lear, B Edgar, C Edmund and D Regan। So question number 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है C Edmund। Then question number 17, the rest is silence। So these are the last words of Dash before his death in Shakespeare। So ये जो लाइन बोली गई है ये बिल्कुल लास्ट वर्ड होते हैं, मरते टाइम जो प्ले का हीरो है वो इसको बोलता है। तो बताना है कौन बोलता है इसको। ऑप्शन ए सीजर, बी मैकबेथ, सी हैमलेट एंड डी लियर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी हैमलेट। हैमलेट अपने फ्रेंड होरेसियो से ये लाइंस बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर हमें बताना है कौन है। ए जॉन मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी वर्ड्सवर्थ। ये 18 का है डी वर्ड्सवर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज रिटन रुथ। रुथ किसने लिखी है, रुथ इज अ पोम। सो ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो इसका भी जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी वर्ड्सवर्थ। हमें सारी पोम लर्न करके जानना है नेम कि कौन से राइटर ने कौन सी पोम या कौन सा वर्क लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 20,
द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। सो ये जो लाइन ली गई है ये हमें बताना है कहाँ से ली गई है। ए द टेबल टर्न, बी टिंटन एबे, सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड डी ओड टू ड्यूटी। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए द टेबल टर्न, जिसमें वो अपने फ्रेंड मैथ्यू को बताता है कि अगर हम नेचर की गोद में जाते हैं तो हम किताबों से ज़्यादा सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर कौन से ईयर में बॉर्न हुए हैं। ए 1575, बी 1564, सी 1512 एंड डी 1616। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बी 1564। क्वेश्चन नंबर 22, शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन। ये जो टाउन है ये कौन सी कंट्री में है ये हमें बताना है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ए ससेक्स, बी नॉरफोल्क, सी डरहम एंड डी वारविकशायर। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वारविकशायर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर्स लिविंग स्ट्रैटफोर्ड। शेक्सपियर का स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ने का हमें रीजन बताना है यहाँ। ए ही वाज कॉट स्टीलिंग इन डियर फ्रॉम Sir Thomas Lucy's Park. B. He was not satisfied with family life. C. His friend invited him to London. And D. He got a teaching job in London. So 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A. He was caught stealing in a deer from Sir Thomas Lucy's Park. So question number 24. It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of। सो डियर पोचिंग का जो उस पर जो वो गिल्टी था, वो गिल्टी पाया गया था वो, तो वो किसका गार्डन था वहाँ पे। सो विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी और थॉमस थोरपे। सो किसके गार्डन में वो गिल्टी पाया गया था डियर पोचिंग का। सो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर है सी थॉमस लूसी। Question 25, between what time periods did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor। so as an actor वो लंदन में उसका जो सक्सेसफुल करियर रहा है वो कौन सा है। A between 1585 to 1592, B 15 between 1579 to 1583, C between 1579 to 1587 and D between 1580 to 1591। सो क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1585 टू 1592। और इसी को शेक्सपियर का लोस्ट ईयर भी कहा जाता है कि इसका लॉस ईयर है। सो 26 क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। सो वर्ड्सवर्थ पॉपुलरली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एज अ पोएट ऑफ लैंकेशायर रीजन, एसेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट और डी वेसेक्स रीजन। सो 26 का करेक्ट आंसर है सी लेक डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ कहाँ पे बोर्न हुए थे, कहाँ उनका बर्थ हुआ था। कोकर माउथ, बी कोकरपेट, सी कोकर हिल एंड डी कोकर वैली। सो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। सो ए कोकर माउथ। देन क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। सो 1798 जो ईयर है उसको रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग क्यों कहा जाता है। सो क्या रीजन रहा है उसका। ए वर्ड्सवर्थ बर्थडे, बी एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड और डी लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। सो 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। 29, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है। ए एज ऑफ पॉप, बी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, सी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड डी एज ऑफ ड्राइडन। सो 29 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी
एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। देन 30, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। सो लिरिकल बैलेट्स में कौन से ईयर में उन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था? 1798, बी 1800, सी 1802 एंड डी 1805। सो जो 30 का करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1800। देन 31, रेस्टोरेशन पीरियड इज इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। सो इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 1650, 1660, 1670 और 1680। सो 31 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1660। क्वेश्चन नंबर 32, मिलियन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। सो जो मिल्टन ब्लाइंड हुए थे वो कौन सी एज में हुए थे? ए 1652, 44 ईयर्स, 1654, 46 ईयर, 1650, 42 ईयर्स और 1648 जब वो 40 ईयर्स के थे। सो इसमें जो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए 1652 टू इन 44 ईयर्स। Then question number 33, who began his sonnet London 1802 with Milton thou shouldst be living at this hour। ये जो पोम लिखी थी लंदन 1802, ये इसमें जो लाइन दी हुई है ये किसने लिखी थी? क्वेश्चन ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी कोलरिज, सी कीट्स एंड डी शैले। सो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 34, पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। पैराडाइज लोस्ट में टोटल कितनी बुक्स हैं? सो ये टीजीटी में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आ चुका है ये। सो ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 6 एंड डी 8। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 12 बुक्स। अगर ओरिजिनली पूछा जाए कि जब ओरिजिनल ये पब्लिश हुई थी जब कितना था तो 10 बुक्स आएगा, लेकिन जब ये दोबारा रीप्रिंट हुआ था ये तो रिपब्लिश होने पे ये 12 बुक्स हो गई थी टोटल। देन क्वेश्चन नंबर 35, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ। जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? ऑप्शन ए नोवलिस्ट, बी मर्चेंट, सी लॉयर एंड डी डॉक्टर। सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लॉयर। 36, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नोवलिस्ट और पोएट। सो गाल्सवर्दी ने जो अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था वो किससे शुरू किया था, क्या थे वो? सो 36 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी नोवलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू ए 16th सेंचुरी, बी 17th सेंचुरी, सी 20th सेंचुरी एंड डी 19th सेंचुरी। सो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 20th सेंचुरी। देन 38, गाल्सवर्दीज ट्रेजिडीज आर कोल्ड। गाल्सवर्दी की जो ट्रेजिडीज हैं उनको क्या कहा जाता है? ए ट्रेजी कॉमेडीज, बी हीरोइक ट्रेजिडीज, सी सोशल ट्रेजिडीज एंड डी क्लासिकल ट्रेजिडीज। सो 38 का जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज सी सोशल ट्रेजिडीज। क्वेश्चन नंबर 39, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड। सो लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने जो शेक्सपियर ने 1587 में क्या ज्वाइन किया था? ए बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, बी जॉब इन आई स्कूल, सी ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो 39 का हमारा करेक्ट आंसर है ए बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम कौन से प्ले से शेक्सपियर का नेम एज अ ऑथर हुआ था? ए लव लेबर लॉस्ट, बी टाइटस एंड्रोनिकस,
सी मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड डी कोरियोलैनस। सो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लव लेबर लोस्ट। देन 41, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज? शेक्सपियर ने अपने प्लेज कब लिखे? 15th and 16th century, 14th and 15th century, C 16th and 17th century, and D 17th and 18th century. So 41 का जो करेक्ट आंसर है that is C 16th and 17th century. Then 42, what was the theatre in London that Shakespeare was associated with? शेक्सपियर लंदन में कौन से थिएटर के साथ एसोसिएटेड थे? A the World, B the Britain, C the Circle and D the Globe. So 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D the Globe. 43 question, which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? So कौन सी थिएटर कंपनी थी जो शेक्सपियर ने ओन की थी और जिसमें उनके मास्टरपीसेस को परफॉर्म किया गया था? सो ए वुडन, बी ग्लोब, सी रोज एंड डी कर्टिन। सो 43 का हमारा करेक्ट आंसर है बी, ग्लोब थिएटर। और ये कौन से ईयर में बनाया गया था? 1599 में। 1598 से स्टार्ट हुआ था, 1599 में बनकर तैयार हो गया था और 1603 में ये बर्न डाउन मीन्स जल गया था और इसको दोबारा रिबिल्ड कराया गया था इन 1604 नेक्स्ट ईयर। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन that William Shakespeare partly owned? So A the London Theatre, B Stratford Theatre, C the Queen's Troupe and D Lord Chamberlain's Men. आई थिंक मैंने बर्न डाउन के लिए 1603 बताया है, उसका 1613 होगा, उसको नोट कर लीजिए। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने 1603 बोल दिया है, 1613 बोल दिया है। सो 1613 उसका राइट आंसर है। देन 44, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन? सो प्लेइंग कंपनी का जो किंग्समैन नाम हो गया था बाद में, उसका हमें नाम बताना है कि उसका स्टार्टिंग में ओरिजिनल नेम क्या था। ए the London Theatre, B Stratford Theatre, C the Queen's Troupe and D Lord Chamberlain's Men. So 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसको जेम्स फर्स्ट जब राजा बने थे तो उसने इसका नाम चेंज करके किंग्स मैन कर दिया था। देन 45, What happened to the Globe Theatre in 1613? सो दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है, अभी बताया था मैंने। सो व्हाट हैपन टू ग्लोब थिएटर? ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था इन 1613? ए इट लीक्ड, बी इट फेल डाउन, सी इट वाज ओपन और डी इट बर्न डाउन। सो 45 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, इट बर्नड डाउन, ये जल गया था और 1614 में ये रिबिल्ड करवाया गया था। हाउ इज सैम वैनामेकर 1919 टू 1993 कनेक्टेड विथ शेक्सपियर? सो हमें ये बताना है सैम वैनामेकर ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड हैं। ए ही इज़ द ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर, ये आप पढ़ लो कितनी बार ग्रेट दिया हुआ है यहाँ पे। बी इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब, C in no way whatsoever and D he owned all the publishing rights. So 46 का हमारा जो करेक्ट आंसर है that is B, it was his vision to rebuild the globe. जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी तो ये जो वैनामेकर हैं इन्हीं ने सोचा था सबसे पहले
कि हमें ग्लोब थिएटर को रिबिल्ड कराना चाहिए। 47 वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? शेक्सपियर रिटायर हुए थे कहाँ पे? ए लंदन, बी ब्राइटन, सी यूएसए एंड डी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। सो कहाँ पे रिटायर होके गए थे वो? 47 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। Then 48 which of these phrases appears on Shakespeare's gravestone? शेक्सपियर के ग्रेवस्टोन पे इनमें से कौन सी फ्रेज वहाँ पे लिखी हुई है ये हमें बताना है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस, बी मे रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग, सी ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग व्हेन ही डाइड ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अस, एंड डी cursed be he that moves my bones। सो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी cursed be he that moves my bones। Then question number 49 after whom Wordsworth was appointed poet laureate of England। वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट बने थे इंग्लैंड के, किसके बाद बने थे वो? उनसे पहले पोइट लॉरेट कौन था? ए रॉबर्ट साउदे, बी सर वॉल्टर स्कॉट, सी कोलरिज एंड डी बेन जॉनसन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट साउदी। देन हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर? सो वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया था ये कहकर कि वो लॉस्ट लीडर हैं? सो ए अर्नोल्ड, बी ब्राउनिंग, सी सैली एंड डी किड्स। सो करेक्ट आंसर इज बी ब्राउनिंग, दैट इज बी ब्राउनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 51 वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इन द ईयर। सो लिरिकल बैलेड्स में कौन से ईयर में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को ऐड किया था? ए 1798, बी 1800, सी 1802 एंड डी 1805। सो 51 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1800। देन 52 ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द ईस्टर्न डॉटर? सो ईस्टर्न डॉटर कौन है उनकी पोम में? नेचर, बी लूसी, सी ड्यूटी एंड डी सोल। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल की कॉटेज का नाम? ए इवनिंग स्टार, बी मॉर्निंग स्टार, सी द मून एंड डी ब्राइट स्टार। सो 53 का जो करेक्ट आंसर है ए इवनिंग स्टार। देन 54 whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? सो मिल्टन किसको एक्यूज करता है, किसको दोषी ठहराता है इन पैराडाइज लॉस्ट में? द सन्स ऑफ बेलियाल, ए एंग्लिकन क्लर्जी, बी द कोर्ट राइटर्स, सी ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ एंड डी ऑल ऑफ द एबव। सो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी द कोर्ट राइटर्स। देन 55 डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट्स ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट, बी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सी पैराडाइज रिगेन्ड एंड डी प्रोसी डिफेंसियो। सो 55 का जो करेक्ट आंसर है सी पैराडाइज रिगेन्ड। देन 56 सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन ए सोफोकल्स मॉडल, बी डांटेज मॉडल, सी होमर्स मॉडल एंड डी नन ऑफ दीज। सो सैमसन एगोनिस्ट की जो ट्रेजेडी है उसकी बेस क्या है, किस बेस पे है वो? सो सोफोकल्स के मॉडल पे है, दांते के मॉडल पे है, होमर के मॉडल पे है, इनमें से कोई नहीं। सो 56 का करेक्ट आंसर है ए सोफोकल्स मॉडल। देन 57
द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है किससे ली गई है? नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, और नोक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। सो ये लाइन्स ली गई हैं सैमसन एगोनिस्टिस से, बी लिसिडस से, सी कॉमस से, और डी पैराडाइज रिगेंट से। सो 57 का जो करेक्ट आंसर है ए, सैमसन एगोनिस्टिस। देन 58, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे तो आप उसको पा भी नहीं सकते। सो ये लाइन किसने बोली थी? कौन से वर्क से ली गई है ये? ए बियॉन्ड, बी स्वैन सॉन्ग, सी विंडोज एंड डी सेंट्स प्रोग्रेस। 58 का करेक्ट आंसर है स्वैन सॉन्ग, ये स्वान सॉन्ग से ली गई है। देन क्वेश्चन नंबर 59, one's eyes are what one is and one's mouth what one becomes। ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है? ए फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, बी स्वैन सॉन्ग, सी विंडोज एंड डी सेंट्स प्रोग्रेस। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। करेक्ट आंसर इज ए। Then question number 60, there is just one rule for politicians all over the world, don't say in power what you say in opposition, if you do you only have to carry out what the other fellows have found impossible। ये लाइन्स हैं, ये कौन से वर्क से ली गई हैं? ए फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, बी मेड इन वेटिंग, सी विंडोज एंड डी सेंट्स प्रोग्रेस। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इज ए फ्लावरिंग वाइल्डरनेस। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब हमें इसमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। 61, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल येस्टरडे, सो हैड ईटन, बी एट, सी वर ईटिंग एंड डी गोट। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 8, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे दिया हुआ है, सो हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। देन 62, गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। अब देखिए यहाँ एवरी डे दिया हुआ है, सो व्हाट विल कम हेयर? ए स्किप, बी स्किप्स, सी स्किप्ड एंड डी स्किपिंग। 62 का करेक्ट आंसर है स्किप्स, क्योंकि उसकी हैबिचुअल जो मतलब एक्टिविटी है वो बता रहा है। देन 63, ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। यहाँ हमें करेक्ट फ्रेज भरनी है इसमें से। ए कट अप, बी कट ऑफ, सी कट डाउन एंड डी कट आउट। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कट ऑफ, सॉरी कट आउट। करेक्ट आंसर इज डी कट आउट। Then 64, dash the boy return to his village, so shall, will, was और shan't। करेक्ट आंसर हमें इसमें बताना है। 64 का करेक्ट आंसर है will। will the boy return to his village, B is correct answer। 65, songs dash sung in his memory, so A is, बी वर, सी हैड एंड डी बीन। हमें इसमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 65 का करेक्ट आंसर होगा बी वर, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। देन 66, ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, शैल फाइंड, इज सो, इज फाइंड और वाज फाउंड। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाज फाउंड। He was found sitting beside a river। Then इसमें डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये 67 to 72 क्वेश्चन इसमें हमें फिल करने हैं।
आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए आप। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, निगेट्स। 68 का करेक्ट आंसर है डी। देन 69 बी, अंडरफेड। और 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉब। एंड 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एंगर। अब 73 से क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स। अब हमें ईडियम्स दिए हुए हैं, इनके हमें करेक्ट मीनिंग बताने हैं। गिव अप द घोस्ट, इसका मीनिंग हमें बताना है। ए, टू मेक फॉल्स अपीयरेंस। बी, टू डाई। सी, टू लीव यूजलेस परस्यूट्स। एंड डी, टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन अ सस्पिशियस मैनर। सो 73 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, टू डाई। देन 74 विल ओ द विस्प, इसका हमें बताना है क्या मीनिंग है। ए, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे। बी, टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स। सी, एनीथिंग दैट eludes or deceives. एंड डी, yearning of the spirit. सो 74 का करेक्ट आंसर है सी, एनीथिंग दैट eludes or deceives. 75 to be vacant in upper story. So A, to be feeble minded. B, to indulge in meaningless imaginative flights. C, to have the upper portion of the house empty. And D, not keeping anything in the upper story of the house. So 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है A, to be feeble minded. Then चूज द ऑप्शन दैट हैज एरर, हमें यहाँ एरर फाइंड करनी है 76 to 80 क्वेश्चन तक। सो 76 नन ऑफ दीज मैन वाज देयर व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस। सो हमें इसमें एरर पार्ट फाइंड करना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस। देन 77 he has a special room for test tubes into which he sleeps at odd times. So 77 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, into which he sleeps at odd times. Then 78 hardly had he returned then he was called out again by the officer. So 78 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, then he was. Then 79 the king with the rest of the royal family were present at the ceremony or no error. So 79 का करेक्ट आंसर है सी, were present at the ceremony. Then 80 the 10 first pages of the book were missing when I bought it. So इसमें हमें फाइंड आउट करना है। सो 80 का ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द 10 फर्स्ट पेज ना होकर के द फर्स्ट 10 पेजेज होता है। देन चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। अब हमें इनके सिनोनिम्स बताने हैं। सो इम्प्रॉम्प्टू का बताइए। ऑप्शन ए ऑफेंड और एक्सटेम्पोर। बी हेट एंड लोथ। सी मीन और डिग्रेडेड। एंड डी रेपुडिएट और डिस्क्लेम। सो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए,
ऑफ हैंड और एक्सटेम्पोर। देन बी इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का करेक्ट मीनिंग बताना है और ये वर्ड हमारा TGT 2000 में आया हुआ है। सो ऑप्शन ए एब्सर्ड और डाइवर्जेंट, बी इंडिजेनस और नेटिव, सी फ्रूटलेस और फ्यूटाइल एंड डी ऑब्सक्योर और हिडन। सो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एब्सर्ड एंड डाइवर्जेंट। देन इम्यूनिटी, ये PGT 2004 में आया था। सो ए एक्रीमनी और बिटरनेस, बी प्रोटेक्शन और फ्रीडम, सी accustomed to और devoted and D near और contiguous। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन और फ्रीडम। 84 एलिजेंट, ये PGT 2000 में आया हुआ है। सो एलिजेंट का मीनिंग होता है डिफर और पोस्टपोन, रिफाइंड और ग्रेसफुल, चाइल्ड और रिब्यूक और डी मिसफॉर्च्यून और हार्डशिप। सो 84 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी रिफाइंड और ग्रेसफुल। देन एनिग्मेटिक, ये TGT 2009 में आया था। सो ए पजलिंग और परप्लेक्सिंग, बी ओपुलेंस और वेल्थ, सी अलर्टनेस और रेडीनेस और डी काम और एलिवेट। सो 85 का करेक्ट आंसर है ए पजलिंग और परप्लेक्सिंग। 86 चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड, ये 86 to 90 हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वन वर्ड वाले। दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेबल, बी एनाटमी, सी एंथ्रोपोलॉजी एंड डी डेमोग्राफी। सो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ड्यूरेबल। देन बी स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ये TGT और PGT दोनों में आया हुआ है। सो ए ऑब्स्टिट्रिशियन, बी एक्सटेम्पोर, सी रस्टिक एंड डी बैलेड। सो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एक्सटेम्पोर। 88 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। सो ए फ्लोरा, बी लेजिटिमेट, सी ऑटोबायोग्राफी एंड डी ऑर्निथोलॉजी। सो जो अपनी लाइफ हिस्ट्री जो पर्सन कोई लिखता है खुद से उसको क्या बोलते हैं। सो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑटोबायोग्राफी। 89 द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंडथ्रिफ्ट, ए अनइंटेलिजिबल, बी एब्रोगेट, सी पल्पेबल एंड डी पार्सिमोनी। सो 89 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी पार्सिमोनी। 90 क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज, ए फिलोलॉजी, बी फेटल, सी यूथेंसिया एंड डी पाल्पेबल। सो 90 का करेक्ट आंसर है ए फिलोलॉजी। देन यहाँ हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 91, ये आप अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग बता देती हूँ। सो फर्स्ट हो जाएगा ए पिट्यूटरी, PITUITARY पिट्यूटरी। देन 92 सिचुएशन की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे। सो SITUATION, सो इसमें कौन सा हो जाएगा बी सिचुएशन। देन 93 में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सोनोरस, सो SONOROUS, इनमें से कौन सी है सी इज करेक्ट आंसर। 94 इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, देखिए कौन सी है, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर इज डी सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS सुपरसिलियस। देन क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। सो करेक्ट स्पेलिंग इज ए क्विंटेसेंस, QUINTESSENCE क्विंटेसेंस। देन directions, answer the questions
बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें से हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो ये आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके आपको आंसर बताती हूँ, क्योंकि इसको क्लियर करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु ट्राइड टू बिलिटिल डॉक्टर गैलन। डॉक्टर गैलन को किसने बिलिटिल करने की कोशिश की? बिलिटिल होता है किसी को नीचा दिखाना। सो ए हिज फादर, बी हिज टीचर, सी यूडेमस और डी रोमन फिजिशियन। सो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रोमन फिजिशियंस। देन 97, which special feature of Alexandria does the passage refer to? A. It had the best doctors, B. It had a trade center, C. It had the best library, and D. It had a medical school of repute. So 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C. It had the best library. Then 98, Eudemus wanted Dr. Galen to treat him because he had fever. B. Roman doctors could not treat him properly. Then C. He had good experience about Dr. Galen. And D. Dr. Galen was his student. So 98 का करेक्ट आंसर है B. Roman doctors could not treat him properly. 99, according to Galen, who is to be called slave? So A. One who belongs to a school of thought, B. The followers of Hippocrates, C. A blind follower of any theory of therapy, D. Serious ill Roman philosopher, or E. All Roman doctors. So 99 का करेक्ट आंसर है C. C. A blind follower of any theory or therapy. Then 100, which of the following statement about Nikon is not true in the context of the passage? A. He was residing at Alexandria. B. He had received good education. C. He was a lover of literature. And D. He was well-to-do farmer. And E. He wanted to give good education to his son. So 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A. He was residing at Alexandria. Then 101, Galen learned much about the secrets of nature from A. Aristotle, B. Nikon, C. Eudemus and D. Hippocrates. So 101 का करेक्ट आंसर है A. Aristotle. Then 102, from the passage it appears that Dr. Galen was A. having an open mind and believed in experimentation, B. a lover of philosophy, C. a firm believer in Hippocrates, and D. very famous as physician, and E. interested in pleasing Eudemus. So 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A. having an open mind and believed in experimentation. Then 103, choose the appropriate meaning of the following foreign expression. अब हमें ये foreign expressions के meaning बताने हैं. So first is hubris. So hubris का meaning है option A pride, B anger, C abhor and D hated. So 103 का जो correct answer है that is A. hubris का meaning होता है pride. 104, इविडेम. अब इविडेम का मीनिंग क्या होता है? ए इन द सेम क्लास, बी इन द सेम स्कूल, सी इन द सेम हाउस एंड डी इन द सेम बुक. सो 104 का करेक्ट आंसर है डी इन द सेम बुक. देन 105, इनकॉग्निटो. सो ए इन लव विद, बी इन डिसगाइज, C in friendship with and D in relation with. So 105 the correct answer is B.
in disguise. Then 106 in memoriam. इसका ऑप्शन है ए इन मेमोरी ऑफ, बी इन लव विद, सी इन कंपनी विद, डी टुगेदर विद। 106 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इन मेमोरी विद, इन मेमोरी ऑफ। देन 107 इन स्टेटस क्यू, ए चेंज नाउ, बी चेंज योर स्टेटस, सी इन ओरिजिनल स्टेट एंड डी इन अदर स्टेट। सो 107 का करेक्ट ऑप्शन है सी इन ओरिजिनल स्टेट। 108 interim. So A interval in school, B serving for interval, C interval in movie and D lunch at interval. So 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B serving for interval. 109 in toto. So lovely, beautiful, cute और entirely. So 109 का हो जाएगा D entirely. Then 110 in vino veritas. A in love there is life, B in wine there is truth, C in life there is love and D in love there is no life. 110 का करेक्ट आंसर है B in wine there is truth. Then 111 choose the option that shows the correct use of proverb. अब हमें proverb का जो correct sentence इसमें दिया है वो find out करना है. So A actions speak louder than words, B action speaks louder than words, C action speak louder than word and D actions speak louder than phrases. So 111 का correct answer है A actions speak louder than words. 112 all are not saints that go to the church, B all are not saints that go to church, C all are not saints that visit church and D all are not saints that run to church. So 112 का हो जाएगा B all are not saints that go to church. 113 all the cats are grey in the dark, B all of the cats are grey in the dark, C all cats are grey in the dark and D all cats are grey in the evening. So 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C all cats are grey in the dark. 114 all is well that ends on well, B all is well that ends into well, C all is well that ends in well and D all is well that ends well. So इसमें करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है. So correct one is D all is well that one that ends well. 115 all that glitters is not gold, all that glitter are not gold, all their glitters are not gold and D all the glitters are not gold. So 115 का A all that glitters is not gold. Then 116 to 20 choose the correctly punctuated sentence. हमें इसमें पंचुएशन देखना है कौन सा करेक्ट है. So God gave her peace, her land reposed. So 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A God gave her peace, her land reposed. Then 117 her court was pure, her life serene. So 117 का करेक्ट आंसर है B her court was pure, her life serene. Then 118 God made the country and man the town. So आप देख लीजिए इसमें चार ऑप्शन. So the correct one is C God made the country, man the town.
119, he was brave, large hearted man and we all honored him. सो चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। 119 का डी। देन 120, द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर subjective poetry and objective poetry. Then choose the correct compound sentence for the given simple sentences. अब यहाँ simple sentences दिए हैं 121 to 125 जिनको हमें compound sentences में change करना है. So 121 question is, to his eternal disgrace he betrayed his country. So option A, he betrayed his country and this was to his eternal disgrace. B, he betrayed his country, so this was to his eternal disgrace. C, he betrayed his country, yet this was to his eternal disgrace. And D, he betrayed his country, for this was to his eternal disgrace. So 121 का जो correct answer है that is A, he betrayed his country and this was to his eternal disgrace. Then 122, besides robbing the poor child he also murdered her. So options are A, he not only robbed her but also murdered the poor child. B, he not only robbed the poor child but also murdered her. C, he only not robbed the poor child but also murdered her. And D, he not only robbed the poor child but murdered her. So 122 का correct answer है B, he not only robbed the poor child but also murdered her. Then 123, he must work hard. He must work very hard to win the first prize. A, he must work hard for he will not win the first prize. B, he must work hard nor he will not win the first prize. C, he must work hard very hard. He must work very hard or he will not win the first prize. And D, he must work very hard and he will not win the first prize. So 123 का correct answer है C, he must work very hard or he will not win the first prize. Question number 124, he must not attempt to escape or pain of death. So he must not attempt to escape nor he will be put to death. Then B, he must not attempt to escape for he will be put to death. C, he must not attempt to escape therefore he will be put to death. And D, he must not attempt to escape or he will be put to death. So 124 correct answer is D. Then 125, notwithstanding his hard work he did not succeed. So A, he worked hard yet he did not succeed. B, he worked hard so he did not succeed. C, he worked hard after he did not succeed. And D, he worked hard as well as he did not succeed. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है A. सो हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आपने कितना स्कोर किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय।